विविधता के ह्रास पढ़ाए थे, आज उसी का प्रभाव देखेंगे। ठीक है, ये किताब में दिया हुआ इसलिए इसको भी देखते हैं कि अगर वन ह्रास हो जाए और जैव विविधता हो जाए तो उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रभाव उन लोगों पे पड़ेगा जो लोग उस वन पर आश्रित हैं। जैसे किसी जंगल पर कुछ लोग आश्रित हैं, या वहाँ से जाते हैं, लकड़ी लेके आते हैं खाना बनाने के लिए, पत्ता लेके आते हैं। ठीक है, और भी तरह तरह के फल फूल मिल जाते हैं, उसमें मछलियाँ मिल जाती हैं, तो वह उन्हीं को पहले क्या हो जाएगा, उनकी आय में कमी हो जाएगी कि नहीं, आय में कमी होगी और इसका परिणाम होगा गरीबी। अब देखो, दो तरह के लोग इससे होंगे प्रभावित। एक तो आदिवासी होंगे जो उस जंगल में रहते हैं, और एक उस जंगल के आसपास के लोग होंगे, दोनों लोग उससे प्रभावित होंगे। और इसमें भी जो प्रभावित होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होगा, महिलाएं। देखो क्यों प्रभावित होंगी, क्योंकि किसी भी घर में हम लोगों के वहाँ भी देखो, खाना बनाने का काम कौन करती है, महिलाएं। खेत में गाय देखना है तो महिलाएं करती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इनके पास भी खाना पानी चारा का काम महिलाएं करेंगी। और जब वह आसानी से नहीं मिलेगा, जैव विविधता ख़त्म हो जाएगी, तो उनको चारा के लिए दूर जाना पड़ेगा, पानी के लिए दूर जाना पड़ेगा, खाने के लिए जो लकड़ी जंगल में मिल जाती थी आसानी से, अब दूर जाना पड़ेगा कि नहीं। तो इससे इनका क्या होगा, एक तो मेहनत अधिक लगेगी, तो इनसे इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव होगा, यानी कि स्वास्थ्य पर एक प्रभाव होगा। और दूसरा देखो, इनका टाइम भी बर्बाद होगा कि नहीं। और जब इनका समय बर्बाद होगा तो बच्चों को समय नहीं दे पाएंगे, तो बच्चों के भविष्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। जो महिलाएं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाएंगी तो बच्चे इधर उधर घूमेंगे, गलत आदतें सीखेंगे, बाद में वह समाज पर भी गलत प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा देखो, इससे क्या हो सकता है कि जैव विविधता ह्रास होगी तो पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा कि नहीं। ऑक्सीजन वगैरह जो हमको पेड़ों से मिलता है, तो पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या आएगी। शार्ट में लिख लेते हैं, ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है, छोटा मतलब आएगा कि क्या प्रभाव होता है 4 नंबर में बना के। तो ये वाला लिखेंगे तो लगभग 2 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ ये बन जाएगा, एक पैराग्राफ ये बन जाएगा। और तीसरा एक प्रभाव और बना लेंगे कि इससे बाढ़, सूखा और मृदा अपरदन जैसी समस्याएं होंगी कि नहीं। पिछली कक्षा में पढ़ाए थे मृदा अपरदन, उसमें क्या होता है, जड़ जो पेड़ों के जड़ होते हैं वह मिट्टी को जकड़ के रखते हैं। जब उनको काट देंगे तो पानी बहेगा और आसानी से अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाएगा। तो यानी कि मृदा का अपरदन होगा, उसमें लिखा हुआ है सब, मृदा अपरदन। और क्या आएगा, बाढ़ आ सकती है, सूखा पड़ सकता है। ठीक है, ये सब समस्याएं हो सकती हैं, यानी कि इसका यह दुष्प्रभाव होगा अगर ये बहुत तेज़ी से ह्रास हो रहा है। ठीक है, भारत में वन्य जीव संरक्षण। अब वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, कोई भी काम हम करते हैं तो उसकी कोई न कोई आवश्यकता होगी। जैसे पढ़ने आए हैं तो कोई न कोई आवश्यकता है कि नहीं, कि हम इससे नौकरी पाएंगे, आर्थिक स्थिति हमारे घर की सुधरेगी, हमारी खुद की स्थिति भी सुधरेगी, इसीलिए हम पढ़ने आए हैं। तो वन्य जीवों का और वन का जो संरक्षण हो रहा है, वन व ऐसे कर लो, वन तथा वन्य जीवों का जो संरक्षण हो रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो पहली आवश्यकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र बता दिए थे, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, जो जीवन का संचालन हो रहा है पृथ्वी पे, उसको बनाए रखने के लिए वन्य जीवों का और वन का संरक्षण होना चाहिए। नहीं तो कोई भी एक कड़ी टूटेगी, जैसे बताए थे डोडो पक्षी था, वो कड़ी जब टूट गई तो क्या हुआ, उसके साथ एक वृक्ष उगता था वो भी रुक गया, सब बता दिए ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए। दूसरा, इससे क्या होगा, देखो पारिस्थितिकी तंत्र अगर सही रहेगा तो जल, मृदा, वायु सब कुछ सही रहेगी। ठीक है, और दूसरा कारण क्या है कि इससे जीन्स की विविधता, जो उसमें जीन्स लिख दिए हैं तो उसको समझ लो क्या होता है, जीन्स की विविधता होनी चाहिए। इससे
वन और वन्य जीवों का जो जीन्स की विविधता, जीन्स क्या होता है, जो विज्ञान में पढ़ोगे बायोलॉजी में, कि हमारा शरीर जो है कई सारी कोशिकाओं से मिलके बना, उसमें डीएनए है और डीएनए जो है जीन से बनता है, तो उसमें विविधता होती है। जैसे सबका रंग एक जैसा नहीं है, इसका कारण क्या है, हमारा जीन। ठीक है, कोई थोड़ा सा खाने मोटा हो जाता है, कोई ठूस ठूस के खाता है पतला रह जाता है, तो उसका कारण क्या है, जीन। कोई तेज़ दौड़ सकता है, कोई धीरे दौड़ सकता है, कोई लंबा होगा गोरा होगा, कोई छोटा होगा सांवला होगा या लंबा का, मतलब जो भी विविधता है हमारे में, ये तभी बनी रहेगी जब जैव विविधता को बचाए रखेंगे। नहीं तो सब लोग एक जैसे हो जाए, एकदम गोरे गोरे लंबे बराबर एक ही तरह के दिख रहे हैं, तो कोई रोग होगा तो सबको एक प्रकार से प्रभावित करेगा। जैसे अभी कोरोना आया था, कोरोना हो रहा था, कुछ लोगों को सांस की बीमारी हो रही थी, वो चल दे रहे थे कि नहीं हो रही थी, और कुछ लोगों को होने के बाद वो दवाई ववाई नहीं करा रहे, अपना काम कर रहे, खा पी रहे, ठीक हो गए। ऐसे भी हुआ कि नहीं। गांव के जो लोग हैं वो कोरोना से आसानी से लड़ सके, उनका शरीर ऐसा हो गया है हैबिट की वजह से, या जीन कुछ लोगों का अच्छा था तो भी बच गए, कुछ लोगों का जीन कमज़ोर हो गया। अब मान लो सबका जीन एक ही जैसा हो गया या एक ही प्रकार के जीन के लोग बचे, कोई बीमारी होगी और एक ही साथ सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए जैव की विविधता होनी चाहिए, जैव तत्वों की विविधता होनी चाहिए ताकि जीन्स की विविधता बची रहे। ठीक, अभी पढ़ाए वन्य जीवों का संरक्षण। अब देखो संरक्षण कार्यक्रम क्या चलाया गया। तो पहला संरक्षण कार्यक्रम जो है बताए थे क्या, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। लिख नहीं रहे हैं, पूरा लिख दें, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, समझ जाना। ठीक है, 1972 में लाया गया। इसमें जो है वनस्पति, इसमें पशुओं को संरक्षण के लिए जो है कई सारे नियम लाए गए कि किन किन पशुओं को मारा जा सकता है, किन किन पशुओं को नहीं मारा जा सकता, मतलब शिकार किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, शिकार करेंगे तो कुछ दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसी के अंतर्गत जो है कई सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। हालांकि राष्ट्रीय उद्यान भारत में पहले से थे। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान पहले से बनाए गए हैं। मतलब ये समझो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसी को लागू करने के लिए समझो राष्ट्रीय उद्यान आया। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ के जीव तथा वनस्पतियों को संरक्षित किया जाता है। वहाँ पर मानवीय गतिविधियों की इजाज़त नहीं दी जाती है। ठीक है, जिससे वहाँ पे जो वन और वन्य जीवन है वो संरक्षित रह सके। ठीक, जैसे वहाँ मतलब बहुत कठोर नियम होते हैं कि इसके अंदर हम जा नहीं सकते, कोई राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया तो इसके अंदर हम जा नहीं सकते, वहाँ केवल जंगली जानवर रहेंगे और जंगल के पशु पक्षी रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। अब इसी तरह के कई सारे राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए। तो पहला जो भारत, मतलब जो कक्षा 10 के हिसाब से पढ़ना है बस हम उतना बात कर रहे हैं। वैसे भारत में देखो कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 104 है, लेकिन हमको पढ़ना 8-10, क्योंकि सब पढ़ लोगे तो आएगा नहीं कक्षा 10 के हिसाब से। जितना हमको पढ़ना है उतना ही देखेंगे। ठीक है, देखो कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के नाम है। जैसे सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है, देखो पहला राष्ट्रीय उद्यान वह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, या राष्ट्रीय उद्यान को नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है, तो 1936 में हैली नाम से उत्तराखंड में एक नेशनल पार्क बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। उसका नाम अब हो गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला नेशनल पार्क या भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, यूके लिख रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना, ये उत्तराखंड है। ठीक है, दूसरा क्या है, बांधवागढ़, उसमें से देख के बोलो तो सुंदरवन है। अच्छा रुको, पहले बांधवागढ़ लिख लेते हैं, ये भी है ना उसमें। बांधवागढ़ कहाँ है, एमपी में। सुंदरवन कहाँ है, हाँ पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल। और क्या है, सरिस्का, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में। अभी सब समझा दे रहे हैं एक बार और, सरिस्का कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है,
और क्या है, पेरियार है केरल में, पेरियार केरल में। और मानस, मानस कहाँ है, असम में, ठीक है। और है, ठीक है। इतना ही पढ़ना है कक्षा 10 के हिसाब से, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी वाले किताब में यही कुल 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं, उन्हीं का उल्लेख किया गया है। और 1 नंबर में ज़रूर राष्ट्रीय उद्यान आएगा, इन्हीं 6 में से देख लेना, एक ना एक आएगा, तुम्हारे सेट में नहीं तो किसी दूसरे सेट में आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देख लो कहाँ कहाँ पे है। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, इसी का नाम पहले हेली था, अभी बताया है ना, हेली नेशनल पार्क 1936 में बना, भारत का पहला नेशनल पार्क है, ठीक। और बांधवागढ़ मध्य प्रदेश में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, सरिस्का राजस्थान में, पेरियार केरल में और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। अब देखो इसी के साथ क्या हुआ था, 1972 के बाद 1973 में आया क्या, टाइगर रिजर्व या बाघ संरक्षण, क्या आया, बाघ परियोजना ना, बाघ परियोजना। अब बाघ परियोजना के अंतर्गत इन्हीं राष्ट्रीय उद्यानों का चयन किया गया। ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये बाघ संरक्षित राष्ट्रीय उद्यान है, यानी टाइगर रिजर्व है ये, ठीक। तो इन सब में बाघ पाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगर पूछ दे कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें बाघ पाया जाता है, तो इन 6 में से ज़रूर एक नाम होना चाहिए। ये कक्षा 10 के हिसाब से बता रहे हैं। वैसे और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन इतना तुम लोगों के लिए काफ़ी है, ठीक। एक बात ध्यान रखो, पढ़ने से ज़्यादा क्या छोड़ना है भी ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डाटा भर लेंगे दिमाग में, फिर हैंग कर जाएगा, ठीक है। पता चले कि वहाँ आते हुए गलत कर दिए। अब देखो बाघ परियोजना क्यों शुरू की गई थी, ये भी बता ही दिए थे, एक बार और जान लो। बाघों की घटती हुई संख्या को बचाने के लिए 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई। इसी तरह हाथी को बचाने के लिए 1992 में हाथी परियोजना शुरू की गई थी, ठीक है। अब देखो वनों का वर्गीकरण, तो वनों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत, ठीक है। अब देखो आरक्षित वन किसे कहते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा पूरी तरह से आरक्षित वन है, मतलब उनके किसी भी भाग का उपयोग मनुष्य द्वारा नहीं किया जाएगा उसमें। जैसे अभी राष्ट्रीय उद्यान बताए थे ना, उसी तरह का जो भी क्षेत्र है उसको आरक्षित वन में रखेंगे। और जितना भी भारत में वन है उसका 50% भाग आरक्षित वन है, ठीक है। रक्षित वन क्या है, ये वन विभाग के द्वारा देखा जाता है, ठीक। आरक्षित वाले से रक्षित में थोड़ा सा छूट है, ठीक। जैसे राष्ट्रीय उद्यान है और एक होता है वो वन्य जीव अभयारण्य, एक होता है राष्ट्रीय उद्यान और एक होता है वन्य जीव अभयारण्य। तो वन्य जीव अभयारण्य में थोड़ा छूट होती है, तो रक्षित वन वही होंगे वन्य जीव अभयारण्यों वाले, ठीक है। वह राष्ट्रीय उद्यान से अतिरिक्त जो क्षेत्र है वह कुल वनों का 33% भाग है जो रक्षित है, और इसको वन विभाग देखता है। और जो शेष बच गया इसके अतिरिक्त कितना बच गया, लगभग 17%, तो यही 17% भाग अवर्गीकृत में आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो वनों को जितने भी जंगल है भारत में उसको 3 वर्गों में बांटा गया है, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित वन वह होंगे जिनको कोई भी लकड़ी या कोई भी चीज़ उसमें मनुष्य जाके उसका प्रयोग नहीं कर सकता, पूरी तरह से संरक्षित है। वहाँ पशु बस पाए जाएंगे, ठीक, पशु पाए जाएंगे, पक्षी पाए जाएंगे और वन्य जीवन पाया जाएगा। वहाँ मानवीय हस्तक्षेप पे एकदम रोक है। दूसरा क्या है, रक्षित वन, इसको जो है वन विभाग के द्वारा देखा जाएगा। इसमें थोड़ी छूट है, जैसे पत्ता तोड़ना हो तो ले सकते हैं, सूखी लकड़ियाँ उठानी हो तो ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये है। और अवर्गीकृत वन में क्या है, इसमें इमारती लकड़ी आप नहीं ले सकते हैं, बाकी आप जो है इमारती लकड़ी मतलब पूरा पेड़ नहीं काट सकते हैं, टहनी वहनी जो है थोड़ा काट के जलावन लकड़ी वगैरह ले सकते हैं। इनको वर्गीकृत नहीं किया गया है।
समझ में आया ये? अब देखो इसके अतिरिक्त भी, जैसे ये तो सरकार के स्तर पे संरक्षण हो रहा है तो वनों को वर्गीकृत कर दिया गया है। अब इसमें जो प्रश्न बन सकता है, ये देखो मध्य प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आरक्षित वन सर्वाधिक मात्रा में है, ठीक है। जितना भी वन है उसका 75% भाग भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। उसका लगभग जहाँ भी जितना भी वन है मध्य प्रदेश में उसका 75% भाग किस में आएगा? आरक्षित वन में, ठीक है। और सबसे जो अवर्गीकृत वन है, ये वन ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। और कहाँ पे? गुजरात में, ठीक। ये प्रश्न बन सकता है कि अवर्गीकृत वनों की सर्वाधिक मात्रा कहाँ है? तो गुजरात में और पूर्वोत्तर भारत में, ठीक। और सबसे अधिक आरक्षित वन कहाँ है? तो वह है मध्य प्रदेश में, कुल वनों का 75%। देखो अभी तक जितना वन संरक्षण हो रहा है, सरकार कानून बना के, ध्यान से सुनो 5 मिनट और अभी पूछते हैं। सरकार जो है अभी तक क्या कर रही है? कानून बना के सारे वनों का संरक्षण कर रही है, लेकिन फिर भी चोरी हो रही है, फिर भी शिकार हो रहा है। तो सरकार ने क्या किया कि आसपास के लोगों को उसमें साथ मिला लिया। बोला कि आप भी जो, जैसे वहाँ के लोग चाहते हैं कि वो जंगल बचा रहे, तो उनको एक तरह से काम पर रख लिया गया, लेकिन उनका कोई वेतन या पोस्ट नहीं दिया गया कि मतलब उस गांव को लगा दिया गया, कोई शिकार करने आएगा तो फ़ोन कर दीजिएगा, पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी। समझ में आया? और गांव वाले वहाँ 24 घंटे हैं कि नहीं? जैसे पुलिस आई फिर चली गई, जो वन रक्षक हैं आए कुछ देर ड्यूटी किए फिर चले जाएंगे ना, लेकिन गांव के लोग वहाँ हमेशा रह रहे हैं 24 घंटे, तो इससे वनों के बचने की संभावना अधिक है। तो इसको बोलते हैं संयुक्त वन प्रबंधन। संयुक्त किसके साथ? सरकार और जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है। तो संयुक्त वन प्रबंधन, इसमें क्या होता है? इसमें गांव के जो लोग हैं उनको अपने साथ सरकार जोड़ती है और बदले में कहती है कि अगर आप इसकी रक्षा करेंगे तो आप जो है गैर इमारती, मतलब लकड़ी, जो इमारती लकड़ी है, पूरा बोटा जो होता है जिसे पटरा बनता है, उसको छोड़ के आप जो भी लाभ प्राप्त करना चाहें कर सकते हैं। जैसे पत्ता तोड़ना, पत्ता ले आ सकते हैं, या लकड़ी जलाने के लिए, या फिर जो भी वहाँ पे फल फूल मिल रहा है, मछली मिल रही है, मान लो कोई तालाब है उसमें प्राकृतिक रूप से गड्ढा है, तो सारा इस्तेमाल कर सकते हैं। बस लकड़ी जो है और वहाँ के पशुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। जो ऐसे पशु जिनके ऊपर संरक्षण नहीं है उनको वह नहीं मारेंगे, बाकी और सारा लाभ वह ले सकते हैं। तो इनको भी लाभ मिलता है क्योंकि वह उसी वन के पास सैकड़ों साल से रह रहे हैं और उनका जीवन वही है और वह भी चाहते हैं वन बचा रहे, तो सरकार के साथ वह मिलकर कार्य करते हैं। तो इस प्रकार का काम सबसे पहले 1988 में शुरू किया गया था। कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। इसमें जो समिति बनती है गांव की, कभी कभी जब वन की लकड़ियां काट के बेची जाएंगी, इमारती लकड़ियां, तो उसमें भी जो लाभ मिलेगा वह संस्था या गांव को थोड़ा बहुत उसमें भी हिस्सा दिया जाता है, ठीक है। अब इसी प्रकार जो है सरिस्का के पास, सरिस्का कहाँ है? अभी को बताए हैं, राजस्थान में खनन पर रोक लगाने में, जैसे वहाँ पे खुदाई हो रही है तो इलीगल खुदाई हो रही है, तो स्थानीय लोगों को उसमें जोड़ा गया है। एक आंदोलन हुआ था चिपको आंदोलन, ये निश्चित ही पूछ सकता है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में हुआ और किस लिए हुआ? पहाड़ों पर जो वन है उनकी कटाई से रोकने के लिए, ठीक है। पहाड़ों पर जो वन है उनकी कटाई से रोकने के लिए चिपको आंदोलन हुआ। एक है बीज बचाओ आंदोलन और क्या है, और नवधान्य आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन और नवधान्य आंदोलन, ये देखो क्या है, इसको भी समझा दे रहे हैं, देख लेना। देखो इसमें क्या हुआ था कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने बीज बचाओ आंदोलन में क्या हुआ कि जैसे अभी जो हम लोग बीज बोते हैं, कुछ लोग जैसे गेहूँ हुआ, कुछ लोग गेहूँ बचा लेते हैं अगले साल बोएंगे, होता है। और कुछ लोग होते हैं हर साल बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे। तो जो हर साल बाज़ार से ख़रीद के आता है उसका उत्पादन ज़्यादा होता है।
लेकिन जब हाइब्रिड बीज आने लगा तो उसमें ये होने लगा कि जैसे बीज तो आ रहा है, लेकिन अगर उसको दोबारा हम बोएंगे तो घास वो सब निकलेगी, मतलब लगेगा गेहूँ फसल होगी लेकिन उसमें बाली ही नहीं आएगी, बाली आ गई तो दाना नहीं आएगा। उसको ऐसा बनाया जा रहा है ताकि हर साल हम कंपनियों से बीज खरीदते रहें। तो इसी के विरोध में बीज बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, और नवोत्थान आंदोलन भी उसी से जुड़ा हुआ है। तो इसको भी देख लेना, कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड में। अब एक है पवित्र पेड़ों का संरक्षण और पवित्र पेड़ों का झुरमुट बना दिया गया है। ऐसे हम लोगों को वहाँ पेड़ों की पूजा होती है कि नहीं? पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, आंवला की भी पूजा करते हैं कि नहीं? ऐसे ही कुछ समुदाय ऐसे हैं जो पेड़ों की पूजा करते हैं, पूरे जंगल की पूजा करते हैं। उस क्षेत्र में मानते हैं कि वन देवी हैं, या तुम्हारे वहाँ जैसे डीह बाबा है ना, तो ऐसे डीह बाबा क्या करते हैं? ये गांव की खेतों की रक्षा करते हैं। हर जहाँ पे भी खेत रहेगा सबके गांव में चाहे डीह बाबा होंगे चाहे कोई माता होंगी, जैसे हम लोगों के पास समय माता, ठीक है, तो क्या करते हैं? जैसे खेती दिन भर तो खेत में है लोग, रात में चले गए अपने घर सोने, तो उनके फसल की रक्षा कौन करेगा? तो डीह बाबा को वहाँ बैठा दिया गया कि ये यहाँ के देवता हैं। अभी हंसी आ रही है ना, 100 साल पहले सोचो, अगर मान लो अचानक से कोई आया फसल काट के लेके चला गया, कमाने कोई जरिया है नहीं, पूरा परिवार मर जाएगा भूखों की नहीं? तो डर है। तो उसी और उस समय लाइट वाइट होती नहीं थी, टार्च होता नहीं था, तो रात में कौन रुक पाएगा खेत में? जैसे ही दिन ढला सब भाग गए अपने घर। तो खेतों की रक्षा करने के लिए कोई न कोई चाहिए कि नहीं? तो ऐसे ही उसको हर खेत में जहाँ भी जाओगे देखो हाथी बना रहेगा, घोड़ा बना रहेगा, कोई न कोई या तो माता होंगे चाहे कोई बाबा होंगे कि नहीं? तो उसी संदर्भ में देखो क्या हुआ, जो ये पवित्र वन क्या होता है? पवित्र वन ऐसे ही होता है, वो वहाँ पे उनकी वन देवी है, किसी आदिवासी समुदाय की, या कोई पवित्र पेड़ है, जैसे पीपल का पेड़ अभी किसी हिंदू बच्चे कहा जाए काटने के लिए नहीं काटेगा कि नहीं? ऐसे ही इसमें दिया है कि मुंडा समुदाय, मुंडा और संथाल में कदम का पेड़, कदम देखिए ना, कदम और महुआ, इनकी पूजा होती है, तो इनको वह नहीं काटेंगे। ऐसे ही कुछ और जनजातियाँ, जैसे राजस्थान में एक बिश्नोई समाज है, वह पशु पक्षियों में देवी देवताओं को देखते हैं, तो काला हिरन, चिंकारा, ये सब आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है। एक बार सलमान खान ने काला हिरन को मार दिया था ना, तो एक बिश्नोई का नाम चर्चा में आ रहा है कि नहीं, कि उसकी पहले उसकी हत्या करेंगे। कौन बिश्नोई है? ठीक है, ये क्या है? ये कैंसर की दवा के लिए एक चीड़ का पेड़ है, ठीक है, जिसमें से कैंसर की दवा आसानी से बनाई जा सकती है। हिमालयन ये क्या है? एक चीड़ का पेड़ है जिससे कैंसर की दवा बनाई जाती थी या बनाई जाती है। अब उसमें क्या हुआ है कि उसका बहुत ज़्यादा शोषण करने की वजह से वह ख़त्म होने की स्थिति में आ गया है, ठीक। तो वो भी ध्यान में रखना कि हिमालयन ये क्या है, तो हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाला एक पौधा है जिससे कैंसर का उपचार करने के लिए दवाएं बनाई जा सकती हैं, ठीक।